हेलो बच्चों, आज मैं कक्षा 7 बसंत पुस्तक का पाठ 3 हिमालय की बेटियां, जिसके लेखक नागार्जुन हैं, उसके मैं अभ्यास कार्य आपको लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो पहले आप पाठ को अब समझने से पहले आप शब्दार्थ अगर समझ लेंगे तो आपको पाठ समझना आसान हो जाएगा। तो आइए सरसरी नज़र हम शब्दार्थ पर डालते हैं। विस्मय यानी आश्चर्य, लक्ष्य माने उद्देश्य, संभ्रांत माने कुलीन, भावभंगी यानी हाव भाव, आदित्यकाएँ पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, सरसब्ज यानी हरा भरा, उपत्यकाएँ पहाड़ के पास की भूमि जिसे हम घाटी भी कहते हैं, लुभावना आकर्षित, विराट बहुत बड़ा, हर्ज नुकसान, जुदा जुदा अलग अलग, ख्याल विचार। ये कुछ कठिन शब्द हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं। संभ्रांत श्रद्धा, उपत्यकाएँ उल्लास, अतृप्त सौभाग्यशाली, आदित्यकाएँ सरसब्ज नंगधड़ंग। इसमें कुछ शब्द जो है अभी हमने शब्दार्थ में भी देखे हैं। प्रश्न अभ्यास का आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन किन रूपों में देखते हैं। तो देखो, हम जो किसी भी नदी का नाम लेते हैं, जैसे नर्मदा माता, गंगा माता, इसको हम माँ के रूप में ही अधिकतर हम नदियों को देखते हैं। लेकिन नागार्जुन जी ने यहाँ पर उन्हें और पहले ये देख लेते हैं कि क्यों उन्होंने जो हमारी परंपरा है, लोगों ने उनको माँ माना है। तो क्यों माना है? नदियाँ माँ के समान हमारा पालन पोषण करती हैं, हमारे खेतों को सींचती हैं, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटी, प्रेयसी व बहन के रूपों में भी देखते हैं। नागार्जुन जी को उन नदियों में बेटी का भी रूप नज़र आता है, प्रेयसी यानी प्रेमिका का भी रूप नज़र आता है, और एक बहन का भी रूप उनमें नज़र आता है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? उत्तर, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों को पुल्लिंग अर्थात नद माना गया है। नदी स्त्रीलिंग हो गई और नद पुल्लिंग हो गया। इन्हीं दो नदियों में सारी नदियों का संगम भी होता है। कहने का मतलब है, जितनी छोटी नदियां हैं, जितनी छोटी मोटी नदियां यहाँ से आती हैं बह के कहीं से भी, वो इन्हीं दोनों नदियों में आकर मिल जाती हैं। प्राकृतिक व भौगोलिक दृष्टि से इनकी महत्ता है। कहा जाता है कि ये दो ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई हैं। इनका रूप विशाल है और ये लुभावनी हैं कि सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वतराज की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने पर गर्व महसूस करता है। अब हाथ कैसे पकड़ता है? क्योंकि ये नदियां हैं, ये सब बह के कहाँ जाती हैं? समुद्र में। तो एक नागार्जुन जी ने एक कल्पना की है कि हिमालय को क्या कहा है? उनको पिता मान लिया है और समुद्र को उनका दामाद मान लिया है। अर्थात हिमालय जी जो अपनी बेटी का हाथ वो समुद्र को थमा देते हैं, उन्हें सौंप देते हैं। जैसे विवाह के समय एक लड़की का हाथ पति को सौंप दिया जाता है, वही कल्पना यहाँ पर नागार्जुन जी ने की है कि हिमालय ने अपनी इन दोनों पुत्रियों का हाथ समुद्र के हाथ में दे दिया है। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। काका कालेलकर, यहाँ पर कालेलकर होगा बच्चे। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? उत्तर, नदियाँ सदियों से मनुष्यों, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों की देखभाल करती आ रही हैं।
इन सभी के लिए नदियाँ बहुत कल्याणकारी हैं। इसीलिए काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, अर्थात पूरे संसार की माता कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि यदि नदियाँ ना हों तो हमारे पशु पक्षी भी बिना पानी के मर जाएंगे, पेड़ पौधे भी सूख जाएंगे और मनुष्य भी बिना पानी के जीवित नहीं रह सकता। ना ही कोई फल, पेड़ पौधे, अन्न कुछ भी नहीं होगा, ना मनुष्य हो, पानी के बिना कुछ भी नहीं होगा। इसलिए उन्हें लोक माता कहा है। प्रश्न 4, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय के अनुपम छटा की, नदियों की अटखेलियों की, बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल से भरे जंगलों की प्रशंसा की है। तो इस वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बनाऊंगी जिसमें भाषा की बात और बचा हुआ जो अभ्यास कार्य है उसको मैं आपको समझाऊंगी। ओके, बाय।